हेलो स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करने वाले हैं रिलेटिव वेलोसिटी। तो ये जो होगा ये तुम्हारा एचएस फर्स्ट ईयर का मोशन इन स्ट्रेट लाइन का कंटिन्यूशन है। ये तुम्हारा लेक्चर नंबर 9 होगा, ठीक है। इससे पहले मैंने 8 वीडियोस जो है बना चुका हूँ, तो जिन्होंने भी देखा नहीं है, जो अगर चैनल में नए हैं तो उसको प्लेलिस्ट पे मिल जाएगा, चेक कर लेना, वहाँ से तुम देख सकते हो। तो ये उसी का कंटिन्यूशन है और ये जो चैप्टर है वी आर अबाउट टू फिनिश, ठीक है। इसके बाद हमारे पास बस इंस्टेंटेनियस वाला कहानी रहता है, इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन वाला। तो आज इस टॉपिक को हम कवर करने की कोशिश करेंगे। इससे पहले वाला वीडियो में जो लेक्चर नंबर 8 था उसमें मैंने मोशन अंडर द एक्शन ऑफ ग्रेविटी फ्री फॉल डिस्कस की थी, है ना। कुछ न्यूमेरिकल भी करवाए थे और तुम्हें करने के लिए भी कहा था। तो आई होप कि तुम लोगों ने वो सब होमवर्क किया हुआ होगा, ठीक है। अगर करते हो तो मुझे कमेंट में ज़रूर बताना। कुछ रिप्लाई तो मुझे मिलता है, बहुत बच्चे रिप्लाई नहीं करते, तो तुम लोग जो भी कर रहे हो तो बताना। और अगर तुम लोग नए हो कोई इस चैनल में तो ज़रूर सब्सक्राइब करो, ठीक है। चलो इसको स्टार्ट करते हैं। रिलेटिव वेलोसिटी, मोशन इन ए स्ट्रेट लाइन, है ना, चैप्टर 3। तो रिलेटिव वेलोसिटी हमें जानना है। तो देखो, इसको स्टार्ट करने से पहले मैं इसको देखता हूँ, इस वर्ड को, वेलोसिटी। वेलोसिटी जो है हमारे पास एक नोन क्वांटिटी है, इसके बारे में हम जान चुके हैं। देखो, वेलोसिटी जो है हमने इस चैप्टर में एवरेज वेलोसिटी ऐसे कुछ पढ़ा हुआ है ना। वेलोसिटी जो कि टर्म है, जो क्लास 9 में भी मोशन करके एक चैप्टर होता है हमारे पास क्लास 9th स्टैंडर्ड में, वहाँ पे भी हमने ये पढ़ा हुआ है। तो वेलोसिटी तो हमें पता ही है, इस चैप्टर में भी इसका इलेबोरेट डिस्कशन हुआ है। इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी मैंने अभी तक डिस्कस नहीं की, उसको छोड़ के। बाकी वेलोसिटी जो होता है वो हमें बेसिक वेलोसिटी का कॉन्सेप्ट ऐसे लिखते हैं। वेलोसिटी क्या होता है? डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम होता है, सिंपल एकदम, है ना। एवरेज वेलोसिटी की बात नहीं कर रहा हूँ, सिर्फ ऐसे ही वेलोसिटी का डेफिनेशन मैंने पूछा तो ऐसे इसका आंसर ऐसा होगा, डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम होता है ना। डिस्प्लेसमेंट के बारे में हमें पता है, बट इस टाइम जो होता है, देखो इस टाइम जो हमारे पास है वो है रिलेटिव वेलोसिटी। तो हमें वेलोसिटी नहीं जानना है, सिर्फ उसके साथ एक टर्म आगे है जो कि है रिलेटिव वेलोसिटी। तो जैसे कि मैंने वेलोसिटी का डेफिनेशन लिखा था यहाँ पे कि डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम। देखो, उस टाइम अगर सिर्फ मेरे पास एक ही क्वांटिटी है जो कि है वेलोसिटी, तो हम वेलोसिटी किसके रेस्पेक्ट में बात करते हैं? मतलब एन ऑब्जेक्ट मान लो, है ना, कोई भी एक ऑब्जेक्ट हो या फिर पार्टिकल कह रहे हो, बॉडी कह रहे हो, जो कि मूव कर रहा है ना। तो तुम यहाँ पे सिर्फ वेलोसिटी टर्म जब हम डिस्कस करते हैं, मतलब कोई कार का वेलोसिटी होगा, कोई इंसान है जो दौड़ रहा है उसका वेलोसिटी होगा, है ना, कोई बॉल है जिस मूव कर रहा है उसका वेलोसिटी होगा, है ना, समझ रहे हो ना। तो किसी एक ऑब्जेक्ट के बारे में बात कर रहे थे हम, बट यहाँ पे आगे एक टर्म है, देखो क्या है वो? रिलेटिव। रिलेटिव मतलब तुम्हें समझ में आ रहा है ना? तुम लोगों का रिलेटिव्स के बारे में बात नहीं हो रहा है यहाँ पे। रिलेटिव मतलब क्या है कि किसी एक से तुम किसी और को कंपेयर कर रहे हो, है ना। तो रिलेटिव मतलब तुम यहाँ पे कंपेयर कर रहे हो, कंपेयर। अगर तुम कंपेयर कर रहे हो तो जैसे कि मैंने कहा था कि वेलोसिटी, अगर हमारे पास टर्म सिर्फ वेलोसिटी होता है तो जिसको हम डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम लिखते हैं, उसमें मैंने कहा कि एक ही ऑब्जेक्ट को लेकर डील कर रहे हो। यहाँ पे अगर मैं कह रहा हूँ कि यहाँ पे जो वेलोसिटी होगा उसके आगे एक वर्ड है जो कि रिलेटिव है, जिससे हमें पता चल रहा है कि हमें कंपेयर करना है, मतलब, है ना। तो एक ऑब्जेक्ट के बारे में तो बात यहाँ पे नहीं करेंगे, है ना। इस टर्म से हमें यह पता चल रहा है कि यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट, कोई भी एक सिंगल बॉडी को लेके बात नहीं होने वाला। तो फिर तो यहाँ पे जो भी होगा एक साथ 2 ऑब्जेक्ट्स होंगे, है ना। रिलेटिव वेलोसिटी मतलब वेलोसिटी ऑफ वन ऑब्जेक्ट विथ रिस्पेक्ट टू अनदर। 2 ऑब्जेक्ट को लेके बात करेंगे, है ना। तो इससे हमें ये वाला टर्म जब हमने कंसीडर किया तब हमें ये पता चल रहा है कि हम सिंगल पार्टिकल या सिंगल ऑब्जेक्ट, सिंगल बॉडी को लेकर डील नहीं करने वाले हैं, 2 ऑब्जेक्ट्स को लेकर डील करने वाले हैं, ठीक है। हमारे यहाँ पे हम अकॉर्डिंग टू सिलेबस 2 ही ऑब्जेक्ट को लेकर डील करेंगे, ठीक है। बाद में तुम कहोगे सर 3, 4, 5, 6 ऑब्जेक्ट को लेकर डील करना है क्या? नहीं करना है। अकॉर्डिंग टू सिलेबस हमें यहाँ पे 2 ही ऑब्जेक्ट्स को लेकर डील करना है। तो रिलेटिव वेलोसिटी मतलब हम ऐसे सोचेंगे इसको कि रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ वन ऑब्जेक्ट विथ रेस्पेक्ट टू अनदर ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो वेलोसिटी का डेफिनेशन क्या होता है? वेलोसिटी का डेफिनेशन होता है कि डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम। तो यहाँ पे देखो, वेलोसिटी का फिर से लिखता हूँ मैं। वेलोसिटी का डेफिनेशन ऐसे लिखेंगे हम, डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम। अगर हमारे यहाँ पे वेलोसिटी की जगह पे रिलेटिव लिखना है ना, रिलेटिव लिखना है, तो क्या होगा? ये डिस्प्लेसमेंट जो होगा वो भी रिलेटिव हो जाएगा, रिलेटिव हो जाएगा। तो रिलेटिव डिस्प्लेसमेंट ऑफ वन ऑब्जेक्ट विथ रिस्पेक्ट टू अनदर ऑब्जेक्ट डिवाइडेड बाय टाइम इंटरवल। समझ रहे हो ना? इसका डेफिनेशन ऐसा ही होगा। वेलोसिटी का जो डेफिनेशन है उसी टाइप का होगा, बट यहाँ पे जो अगर तुमने रिलेटिव लगवाया तो तुम्हारे पास जो डिस्प्लेसमेंट होगा वो भी रिलेटिव होगा,
रिलेटिव डिस्प्लेसमेंट ऑफ वन ऑब्जेक्ट विथ रिस्पेक्ट टू अनदर ऑब्जेक्ट। डिस्प्लेसमेंट तुम्हें पता है डिस्प्लेसमेंट क्या होता है। देखो अभी तक मैंने शुरू नहीं किया, मैं बस जो है ना इंग्रेडिएंट्स इसका ये मतलब इकट्ठा कर रहा हूँ, कलेक्ट कर रहा हूँ, ठीक है। डिस्प्लेसमेंट हमारे पास होता है x2 माइनस x1। अगर तुम्हारे पास ये x1 पोजीशन है और ये x2 पोजीशन है ना, तो फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन है, ठीक है ना, समझ रहे हो। मान लो ये पॉइंट A है, ये पॉइंट B है। डिस्प्लेसमेंट के बारे में तो तुम्हें पता ही है, ठीक है। तो इन सब चीज़ों को हमें चाहिए, बार बार याद रखना। इसको क्या कहा मैंने, ये है फाइनल पोजीशन है ना, और ये तुम्हारे पास है इनिशियल पोजीशन, ठीक है। तो चलो ये सब डाटा हमारे पास है और हमें पता भी है डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, वैसे वेलोसिटी भी क्या होता है पता है। एक डेफिनेशन हमने यहाँ पे बनाने की कोशिश की कि रिलेटिव वेलोसिटी जो होगा वो रिलेटिव डिस्प्लेसमेंट ऑफ वन ऑब्जेक्ट विथ रिस्पेक्ट टू अनदर ऑब्जेक्ट डिवाइडेड बाय टाइम इंटरवल। तो ये जो रिलेटिव डिस्प्लेसमेंट का कहानी हो रहा है ना, पहले उसको समझने की कोशिश करते हैं। तो हम यहाँ पे जो करने चलेंगे मतलब वो ये होगा कि रिलेटिव वेलोसिटी दो ऑब्जेक्ट को लेके चलेंगे और रिलेटिव वेलोसिटी निकालेंगे। तो देखो अगर मैं दो ऑब्जेक्ट्स को लेता हूँ ना, मान लो ऑब्जेक्ट A और ऑब्जेक्ट B, ठीक है। अगर मैं दो ऑब्जेक्ट्स को लेता हूँ यहाँ पे, ठीक है, दो कार हो सकता है, दो ट्रेन हो सकता है, दो ह्यूमन बीइंग हो सकता है जो मूव कर रहे है ना। तो बात को समझो, यहाँ पे दो ऑब्जेक्ट्स को मैं ले रहा हूँ, ऑब्जेक्ट A ऑब्जेक्ट B। अब मैं यहाँ पे ये कहना चाहता हूँ कि अगर रिलेटिव वेलोसिटी मुझे पता करना है तो पॉसिबिलिटीज़ क्या हो सकता है। पॉसिबिलिटीज़ ऐसे हो सकता है कि रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ A विथ रेस्पेक्ट टू B, ये तो एक पॉसिबिलिटी हो सकता है। दूसरा भी तो हो सकता है क्या, रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ B है ना विथ रेस्पेक्ट टू A, ये भी हो सकता है ना, समझ रहे हो। तो इसका मतलब मैं यहाँ पे जो डेरिवेशन करने वाला हूँ किसी एक का करूँगा। मान लो रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ A विथ रेस्पेक्ट टू B या फिर रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ B विथ रेस्पेक्ट टू A। मान लो मैं ये कह रहा हूँ कि रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ B, इसको ऐसे लिखेंगे, V है, वेलोसिटी को हम V से ही रिप्रेजेंट करेंगे, ठीक है। रिलेटिव है इसलिए ऐसे लिखेंगे, रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ B विथ रेस्पेक्ट टू A, रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ B विथ रेस्पेक्ट टू A, है ना। तो इसका डेफिनेशन के हिसाब से क्या होगा, ये ऐसा होगा कि रिलेटिव डिस्प्लेसमेंट ऑफ B विथ रेस्पेक्ट टू A डिवाइडेड बाय टाइम इंटरवल, है ना। रिलेटिव डिस्प्लेसमेंट ऑफ B विथ रेस्पेक्ट टू A डिवाइडेड बाय टाइम इंटरवल, ऐसा ही होगा। तो यहाँ पे मैं इसका डेरिवेशन करने जा रहा हूँ। मैंने दो ऑब्जेक्ट्स लिया हुआ है, एक है ऑब्जेक्ट A, एक है ऑब्जेक्ट B। मैंने ये तुमसे कहा कि देखो इन दोनों ऑब्जेक्ट्स को तुम अगर ले लोगे ना, तो तुम्हारे पास रिलेटिव वेलोसिटी का अगर तुम एक्सप्रेशन डिराइव करना चाहते हो तो तुम्हारे पास दो पॉसिबिलिटीज़ होते। तो मान लो कि मैं ये वाला, इसका क्या एक्सप्रेशन होगा इसका अल्टीमेट एक्सप्रेशन क्या होगा वो मैं जानने की कोशिश कर रहा हूँ। तो अगर मैं इसको डिराइव कर रहा हूँ ना, तो ये वाला तुम्हारा होमवर्क हो जाएगा, ठीक है। तो मैं इसको कर रहा हूँ, रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ B विथ रेस्पेक्ट टू A कैसे निकालना है इसका एक्सप्रेशन देखते हैं। चलो इजी है, अगर तुम समझ लेते हो तो तुम इसको भी कर लेना। तो चलो यहाँ पे स्टार्ट करते हैं। हम क्या करने वाले हैं, एक एक्सप्रेशन डिराइव करने वाले हैं, किसके लिए, रिलेटिव वेलोसिटी के लिए, ठीक है। दो ऑब्जेक्ट्स लोगे तो दो पॉसिबिलिटीज होंगे, ठीक है। तो लेट अस कंसीडर कि हमारे पास एक ऑब्जेक्ट है जो कि x01 पोजीशन पे है, कब, जब t इक्वल टू 0 था, ठीक है। ये ऑब्जेक्ट है तुम्हारे पास A, ये ऑब्जेक्ट A का ये वाला सिचुएशन है, ठीक है। हमारे पास एक ऑब्जेक्ट B है जो कि x02, ये x, ये 01 सबस्क्रिप्ट में है, बार बार कह रहा हूँ, ठीक है। ऐसे मत लिख देना x02, ऐसे मत लिख देना, ये गलत होगा, ठीक है। सबस्क्रिप्ट में लिख रहा हूँ, छोटा छोटा लिख रहा हूँ, तो तुम्हें लग रहा होगा कि एक साथ होगा क्या नहीं होगा, इसलिए यहाँ पे दिखा दिया, ठीक है। तो समझो ये भी सेम सिचुएशन में है, मतलब तुम्हारे पास t इक्वल टू 0 में ये यहाँ पे खड़ा हुआ है और ये यहाँ पे खड़ा हुआ है, इसको भी कहीं पे जाना है, इसको भी कहीं पे जाना है, ठीक है। यहाँ पे शायद तुम्हें बहुत कॉम्प्लिकेटेड लगता होगा सिचुएशन। तो यहाँ पे देखो, मान लो तुम्हारे पास कोई भी एक स्टेशन से, मान लो ये स्टेशन A है, ये स्टेशन B है, रेलवे स्टेशन की बात कर रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ से दोनों ने स्टार्ट किया था, ठीक है।
ए नहीं लिखता हूँ, ए भी यहाँ पे लिख दिया मैंने ना, पी क्यू आर ऐसे लिखता हूँ, स्टेशन पी, स्टेशन क्यू, स्टेशन आर। तो ए जो ट्रेन है और बी जो ट्रेन है, दोनों ने कहाँ से स्टार्ट किया? यहाँ से। तो इस केस में कह रहा हूँ दोनों ने ओरिजिन से स्टार्ट किया था, कहीं पे ओरिजिन था। अब तुम कहोगे सर यहाँ पे ओरिजिन आपने दिया नहीं दिया। मैंने कहा कि यहाँ पे समझो फैक्ट को, इस चीज़ को यहाँ पे समझो। मैंने कहा कि स्टेशन जो पी था, कोई भी एक स्टेशन का नाम ले लो, मान लो कि मुंबई रेलवे स्टेशन है, मैंने पी लिखा है यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ से इसने स्टार्ट किया, स्टार्ट करके ये यहाँ तक पहुँच गया। कहाँ पे पहुँच गया? ये यहाँ तक पहुँच गया, ठीक है। तो अब है तुम्हारे पास ये ट्रेन ए स्टेशन क्यू पे पहुँच गया। तो स्टेशन पी टू स्टेशन क्यू ये एक डिस्टेंस होता है ना, उसको मैंने क्या कहा कि यहाँ पे डिस्टेंस जो है वो है x01, है ना। और बी जो है वो स्टेशन पी से, इसने भी यहाँ से स्टार्ट किया बट पहुँचा यहाँ पे, ये है ट्रेन बी। तो इसका पोजीशन यहाँ पे कितना रहा? ये डिस्टेंस x02। अब बात समझ में आ रहा है? ये समझ रहे हो ना? अब मैं ये कह रहा हूँ कि ये दोनों को ना और भी जाना है। मान लो ये मुंबई है, इसको दिल्ली में जाना है। ये मुंबई है रेलवे स्टेशन, इसको दिल्ली में जाना है। तो ये फर्स्ट इसका स्टॉपेज था, ये सेकंड स्टॉपेज में पहुंच गया, ठीक है। एक ही रूट में जा रहा है, एक ही डायरेक्शन में जा रहा है, ठीक है, समझ रहे हो? तो सिचुएशन क्या हुआ यहाँ पे? मैंने क्या कहा, ये वाला चीज़ सिर्फ समझाने के लिए, ताकि तुम्हें समझ में आए। अगर ये वाला चीज़ मैं यहाँ पे इंप्लीमेंट करता हूँ तो क्या होगा? स्टेशन पी मतलब क्या होगा? यहाँ पे स्टेशन पी हम क्या बताएंगे कि ये ओरिजिन से कहीं से मूव किया होगा, है ना। ओरिजिन से कहीं से मूव किया होगा, कहाँ तक पहुँच गया? तो ए जो है x01 पोजीशन पे पहुँच गया। ये वाला डिस्टेंस कितना होता है? x01 कह रहा हूँ। ये जो बी है कितना पोजीशन पे पहुँच गया? x02। तो ये वाला डिस्टेंस है, ठीक है, क्लियर है? तो अब मैंने क्या कहा यहाँ पे? मैंने कहा कि ट्रेन ए को भी जाना है, कहाँ पे जाना है? मान लो दिल्ली पे जाना है। ट्रेन बी को भी कहाँ पे जाना है? मान लो दिल्ली पे जाना है। एक ही डायरेक्शन पे दोनों को जाना है, ठीक है। तो मैंने कहा कि इस पोजीशन से, मतलब ट्रेन ए स्टेशन क्यू से, इस पोजीशन से इसने मूव किया वी ए वेलोसिटी लेके, एंड फॉर टाइम टी इसने मूव किया। कितना समय तक मूव किया? टी टाइम तक। और ये कहाँ से मूव करेगा? ये तो यहाँ से मूव नहीं करेगा, इसको तो यहाँ से मूव करना है। तो इसने अलग वेलोसिटी है वी बी, और कितना टाइम? सेम टाइम के लिए इसने भी मूव किया, ठीक है। तो ये यहाँ से मूव किया वी वी, और कितना टाइम के लिए? सेम टाइम के लिए, सेम टाइम के लिए इसने भी मूव किया, ठीक है। क्लियर है सिचुएशन? पहले यहाँ से समझ लो ये वाला सिचुएशन क्लियर है कि नहीं है। क्या कहा मैंने? कोई भी दो ट्रेन था जिन्होंने सेम जगह से जर्नी स्टार्ट किया। यहाँ पे भी दो ट्रेन है, सेम जगह क्या है? ओरिजिन है, वो मैंने यहाँ पे दिखाया नहीं। मैंने कहा कि कहीं पे ये पहुँच गया। कौन सा ट्रेन? ट्रेन ए, ठीक है। ट्रेन ए कहाँ पे पहुँच गया? मान लो स्टेशन क्यू पे पहुँच गया। तो स्टेशन पी से, जहाँ पे इसका ओरिजिन था, वहाँ से लेके कितना डिस्टेंस था? तो मैंने कहा इस पॉइंट पे इसका डिस्टेंस है x01, ठीक है ना। फिर ये यहाँ पे, मतलब ये यहाँ पे स्टॉप हो गया क्या? नहीं हुआ, इसको और जाना है। तो इसने और जाने के लिए इसने वेलोसिटी कितना मेंटेन किया हुआ है? वी ए। और कितना टाइम तक चला? टी टाइम तक चला, ठीक है। सिमिलर केस में बी के लिए कह रहा हूँ कि उसने भी ओरिजिन से कुछ डिस्टेंस कवर कर चुका था, ओरिजिन से कुछ डिस्टेंस कवर कर चुका था। कितना था डिस्टेंस? x02। यहाँ से कैसे समझाया मैंने कि ये ओरिजिन था, मतलब स्टेशन पी हम ओरिजिन मान के चल रहे हैं कि यहाँ से स्टार्ट हुआ जर्नी, तो ये इतना पहुँच गया, इस स्टेशन तक पहुँच गया। बट इसको यहाँ तक नहीं जाना, इसको दिल्ली तक जाना है ना। मान लो ये मुंबई वाला स्टेशन है, समझ रहे हो? तो इसने भी एक वेलोसिटी मेंटेन किया, अपना वेलोसिटी वी बी इससे डिफरेंट है ना। और कितना टाइम तक चला? टी टाइम तक चला। क्लियर है? ठीक है। अब बात को समझो, इसको रब कर देता हूं। अब बात को समझो, यहां तक तो x01 पोजीशन इसने कवर कर चुका था। अब जब यहां टी टाइम तक चला तो टोटल डिस्टेंस कितना कवर किया? इस पोजीशन पे ऑब्जेक्ट है, इस यहाँ पे ऑब्जेक्ट लिख लेता हूँ, ऑब्जेक्ट है, ये ऑब्जेक्ट बी। इस पोजीशन पे इसका डिस्टेंस था x01, और जब इसने t टाइम तक va वेलोसिटी लेके चला तो टोटल कितना डिस्टेंस कवर किया? तो देखो, टोटल डिस्टेंस कवर्ड बाय, ऑब्जेक्ट लिखा ना मैंने, ऑब्जेक्ट ए, ट्रेन नहीं लिखा, ऑब्जेक्ट ए in time t is given by। अब देखो क्या बोला मैंने कि टोटल डिस्टेंस कवर्ड बाय ऑब्जेक्ट ए इन टाइम t is given by एक्स ए। कितना डिस्टेंस कवर किया होगा? पहले तो x01 इसने कवर कर चुका था, है ना।
उसके साथ इसने v वेलोसिटी लेके t टाइम तक चला, v वेलोसिटी लेके t टाइम तक चला, तो डिस्टेंस क्या होगा? डिस्टेंस होता है वेलोसिटी इनटू टाइम, s इक्वल टू vt। तो v a है और टाइम है t, है ना। तो मैंने लिखा है यहाँ पे कि टोटल डिस्टेंस कवर्ड बाय ऑब्जेक्ट ए इन टाइम t कितना चला, तो ये इतना तो था ही, प्लस वी ए टी, ठीक है। तो टी टाइम जब हो गया, मतलब टी टाइम के लिए इतना डिस्टेंस चला होगा, उससे पहले इतना कवर कर चुका है, तो टोटल कितना डिस्टेंस कवर हो गया जब टी टाइम हो चुका है? जब टी टाइम हो चुका है तब टोटल कितना डिस्टेंस कवर हुआ? तो पहले इतना कवर हो चुका था और टी टाइम के लिए इसने v इंटू टी डिस्टेंस कवर किया होगा, है ना। तो ये वाला तुम्हारे पास एक इक्वेशन हो गया नंबर 1। इस चीज़ को समझ रहे हो ना कि ये कैसे लिख दिया मैंने? क्या कहा मैंने कि पहले ये x01 डिस्टेंस कवर कर चुका था, फिर टी टाइम के लिए इसने और कवर किया। कैसे निकाला टी टाइम के लिए? तो वी ए इंटू टी। तो टोटल डिस्टेंस कितना कवर हुआ? टोटल पहले इतना कवर्ड था और इतना और कवर किया टी टाइम में। तो टी टाइम जब हो गया तब तक टोटल डिस्टेंस कितना कवर कर चुका था वो ओरिजिन से, है ना। तो इतना, ठीक है। तो सिमिलरली हम और एक सेंटेंस लिख सकते हैं, इसके लिए भी सेम चीज लिख सकते हैं कि टोटल डिस्टेंस कवर्ड बाय ऑब्जेक्ट बी कितना होगा? ये एक्स बी होगा x01 प्लस वी बी इंटू टी। ये तुम्हारे पास इक्वेशन नंबर 2, ठीक है। ये वाला डायग्राम तुमने ड्रॉ कर लिया होगा, है ना। अब बात को समझो। अब तुम्हारे पास इंफॉर्मेशन ये है कि एक्स ए, अब इस एक्स ए है ना और एक्स बी, ये चीज क्या है? मतलब एक्स ए क्या है? एक्स ए क्या होगा? एक्स ए होगा फाइनल पोजीशन होगा ना, किसका? ऑब्जेक्ट ए का। एक्स ए क्या होगा? मतलब एकदम लास्ट पे जितना पोजीशन इसने कवर किया हुआ है ना। तो वो कितना है? एक्स ए है, मैंने लिखा है यहाँ पे एक्स ए। तो एक्स ए क्या होगा? तो फिर एक्स ए होगा ऑब्जेक्ट ए जो होगा उसका फाइनल पोजीशन, है ना, ठीक है। एट टी इक्वल टू जीरो कहाँ पे था वो? एट टी इक्वल टू जीरो कहाँ पे था? x01। तो मानो कि एट टी इक्वल टू जीरो ये वाला इसका इनिशियल पोजीशन है ना। एट टी इक्वल टू जीरो, मैंने कहा एट टी इक्वल टू जीरो लिखा था पहले यहाँ पे, एट टी इक्वल टू जीरो x01 इसका इनिशियल पोजीशन था और टी टाइम तक इसका पोजीशन हो गया ये। तो ये वाला क्या इंडिकेट कर रहा है? ये वाला फाइनल पोजीशन इंडिकेट कर रहा है किसका? ऑब्जेक्ट ए का। ये वाला क्या इंडिकेट कर रहा है? ये इनिशियल पोजीशन इंडिकेट कर रहा है किसका? ऑब्जेक्ट ए का। सिमिलरली ये क्या कर रहा है? ये वही इंडिकेट कर रहा है फाइनल पोजीशन किसका? ऑब्जेक्ट बी का। यहाँ पे 02 लिखना था मुझे, 1 लिख दिया, इसको करेक्ट करना। 02 लिखा हुआ है ना, ये 02 होगा, 01 तो इसके लिए होगा, करेक्ट करना। और ये ऑब्जेक्ट बी का क्या है? इनिशियल पोजीशन है, ठीक है। चलो अब मैं एक काम करता हूँ, इक्वेशन 2 माइनस इक्वेशन 1 कर देता हूँ। मैं ये वाला चीज सारा रफ कर दे रहा हूँ, ठीक है। तो लिखो यहाँ पे इक्वेशन 2 माइनस इक्वेशन 1। तो तुम्हारे पास यहाँ पे है एक्स बी माइनस एक्स ए, उस साइड पे है देखो x20 माइनस, इसको लिखता हूँ दिस माइनस दिस, दिस माइनस दिस, ऐसे करके लिखता हूँ। या फिर तुम कहोगे सर दिस प्लस दिस माइनस दिस, ऐसे लिखिए, लिख सकते हो, है ना। सिंपल तो सब्ट्रैक्ट ही करना है, तो इससे ये भी माइनस होगा, फिर यहाँ पे प्लस दे देता हूँ वी वी टी माइनस वी ए टी। अब मतलब ये मत बोलना कि सर ये वाला स्टेप समझ में नहीं आया, इससे इसको माइनस किया, फिर दिस प्लस दिस माइनस दिस प्लस दिस, माइनस मतलब ब्रैकेट में तो माइनस ब्रैकेट उठा दोगे तो यहाँ पे भी माइनस होगा, यहाँ पे भी माइनस होगा, बट मैंने इसके सिमेट्री मेंटेन करते हुए लिखा है। समझ में आ रहा है ना? ठीक है, चलो क्लियर है? ये वाला स्टेप क्लियर है? या फिर मैं वैसे लिखूँ दिस प्लस दिस माइनस, फिर ब्रैकेट देख के दिस प्लस दिस, फिर ब्रैकेट उठाओगे तो ये भी माइनस होगा, ये भी माइनस होगा, फिर ऐसे लिख सकते हो x02 माइनस x01, यहाँ पे प्लस साइन तो है ही, वी बी टी और यहाँ पे माइनस वी ए टी, तो ऐसे लिख दिया मैंने। इतना तो समझ में आएगा, इतना मैथमेटिक्स तो आता ही होगा। चलो अब तुम मुझे बताओ ये वाला चीज़ क्या है? ये वाला चीज़ क्या है? एक्स बी क्या था? अभी अभी हमने सीखा एक्स बी जो था वो ऑब्जेक्ट बी का फाइनल पोजीशन था,
और एक्स ए क्या था, तो एक्स ए तुमने कहा एक्स ए भी फाइनल पोजीशन इंडिकेट कर रहा है, बट ऑब्जेक्ट ए का, एक्स बी क्या है फाइनल पोजीशन है, एक्स ए क्या है वो भी फाइनल पोजीशन है। ऑब्जेक्ट ए ऑब्जेक्ट बी को भूल जाओ, फॉर द टाइम बिंग ऑब्जेक्ट ए ऑब्जेक्ट बी को भूल जाओ। एक्स बी क्या है फाइनल पोजीशन है, एक्स ए क्या है फाइनल पोजीशन है। मतलब यहां से तुम्हें जो भी आंसर मिलेगा, यहां से तुम्हें जो भी आंसर मिलेगा वो तो फाइनली होगा ना। अगर तुम एक्स बी माइनस एक्स ए कर रहे हो, एक्स बी माइनस एक्स ए कर रहे हो, तो ये भी फाइनल है, ये भी फाइनल है, तो ये जो डिस्प्लेसमेंट होगा ये फाइनल वाला केस होगा, है ना। तो ये क्या होगा, फाइनल पोजीशन, इसको मैं अगर ऐसे लिखूं, वर्ड में लिखूं, ये हो रहा है तुम्हारे पास फाइनल पोजीशन ऑफ बी विथ रेस्पेक्ट टू ए। ये समझ रहे हो तुम, इस सेंटेंस को समझ रहे हो। ये क्या था फाइनल पोजीशन ऑफ बी, ये क्या था फाइनल पोजीशन ऑफ ए। फाइनल माइनस फाइनल हो रहा है तो रिजल्ट भी फाइनल ही आएगा। जो भी रिजल्ट होगा इन दोनों का माइनस का वो तो फाइनल होगा। वो इंडिकेट क्या करेगा, इंडिकेट करेगा फाइनल पोजीशन ऑफ बी विथ रेस्पेक्ट टू ए, है ना। इसको मैं लिख के चलता हूँ ऐसे ताकि तुम्हें समझ में आए। एग्जाम में लिखना जरूरी नहीं है, बट यहाँ पे लिख रहा हूँ ताकि तुम्हें समझ में आए, ठीक है। इस सेंटेंस का मतलब ये हो गया, इक्वल साइन है। ये क्या था x02, मतलब यहाँ पे ये इनिशियल पोजीशन था किसका, ऑब्जेक्ट बी का। और x01 ये क्या था, इनिशियल पोजीशन था किसका, ऑब्जेक्ट ए का। बट ऑब्जेक्ट ए और ऑब्जेक्ट बी अगर मैं भूल जाता हूँ तो x02 माइनस x01 मतलब इनिशियल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन, इसका रिजल्ट जो भी आएगा वो भी इनिशियल पोजीशन होगा, इसका रिजल्ट जो भी आएगा वो भी इनिशियल पोजीशन होगा। बट ऑब्जेक्ट ए और ऑब्जेक्ट बी तो है, तो किसका रेस्पेक्ट में, इनिशियल पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट बी विथ रेस्पेक्ट टू ऑब्जेक्ट ए, है ना। इस टर्म का लिटरल मीनिंग ये होगा। इस टर्म का मैंने ये लिखा, फिर इक्वल साइन है यहाँ पे दिया, फिर इसके लिए मैंने ये सेंटेंस लिखा। मैं सेंटेंस इसलिए लिख रहा हूँ ताकि तुम्हें बारीकी से समझ में आए, समझ रहे हो। फिर प्लस साइन है, फिर प्लस साइन है, टी कॉमन है तो टी कॉमन लो, भी बी माइनस भी ए, क्लियर है, ठीक है। ये सेंटेंस तुम लिखना चाहते हो तो लिख लो ताकि तुम्हें अच्छी तरीके से समझ में आए। एग्जाम में लिखना ज़रूरी नहीं है, ठीक है। लिखोगे तो मार्क डिडक्ट नहीं होगा, लिखोगे तो एग्जामिनर समझेगा कि अच्छी तरीके से समझ में आ रहा है तुम्हें। तो देखो दैट इम्प्लाइज दे रहा हूँ, मतलब यहाँ पे कुछ होगा तो मैंने माना कि एक्स बी माइनस एक्स ए जो है, जो कि फाइनल पोजीशन ऑफ बी विथ रेस्पेक्ट टू ए है, इसको मैंने ऐसे लिखा, x2 से लिखा, ठीक है, इक्वल टू इनिशियल पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट बी विथ रेस्पेक्ट टू ऑब्जेक्ट ए, इसको मैंने x1 से लिखा, प्लस ये t है, ये भी बी माइनस भी ए। क्या लिखा मैंने, x2 इज व्हाट, एक्स बी माइनस एक्स ए, तो से लिखा मैंने, ठीक है। तो ये इसका मीनिंग क्या है, इसका मीनिंग ये है, ये वाला सेंटेंस है। फिर x1 क्या है, x1 है x02 माइनस x01, ये भी से है, ठीक है। इसको हमने कंसीडर किया, x2 को कंसीडर किया कि दिस इज x2 और दैट इज x1, ठीक है। ये हमने खुद से कंसीडर किया हुआ है, बट इसका मीनिंग क्या है, ये वाला सेंटेंस, इसका मीनिंग क्या है, ये वाला सेंटेंस, ठीक है। चलो लिख लिया। तो देखो नेक्स्ट, अब तुम देखो x2 जो इंडिकेट कर रहा है वो क्या कर रहा है, वो फाइनल पोजीशन को इंडिकेट कर रहा है, किसका, फाइनल पोजीशन ऑफ b विथ रेस्पेक्ट टू a। x1 जो इंडिकेट कर रहा है वो क्या कर रहा है, वो इनिशियल पोजीशन इंडिकेट कर रहा है, किसका, ऑब्जेक्ट a का या फिर ऑब्जेक्ट b का, नहीं, ऑब्जेक्ट a का इंडिविजुअली नहीं कर रहा है, ऑब्जेक्ट b का भी इंडिविजुअली नहीं कर रहा है, तो किसका कर रहा है, ये इंडिकेट कर रहा है फाइनल इनिशियल पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट b विथ रेस्पेक्ट टू ऑब्जेक्ट a। यहाँ पे लिखा हुआ है, सारा मैंने यहाँ पे लिख दिया ताकि तुम्हें समझ में आए, है ना। तो एक काम करते हैं, ये फाइनल पोजीशन है और ये इनिशियल पोजीशन है ना, ठीक है। तो देखो नेक्स्ट स्टेप में क्या लिखूंगा मैं, x2 इसको इस साइड ले आओ तो माइनस x1 हो गया, इक्वल टू उस साइड में क्या रखा है, t इंटू भी बी माइनस बी ए, ठीक है। अब भी बी माइनस बी ए, तो भी बी, अच्छा इसको ऐसे लिखते हैं, x2 माइनस x1 डिवाइडेड बाई टी इक्वल टू भी बी माइनस भी ए, ठीक है। फिर से एक बार, x2 क्या था, x2 था फाइनल पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट b विथ रेस्पेक्ट टू ऑब्जेक्ट a।
ये क्या था, ये इनिशियल पोजीशन था। इनिशियल पोजीशन किसका था, ऑब्जेक्ट बी विथ रेस्पेक्ट टू ऑब्जेक्ट ए। अब तुम सिंपल मुझे बताओ, फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन डिवाइडेड बाई टाइम क्या होता है? फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन मतलब डिस्प्लेसमेंट होता है, डिवाइडेड बाई टाइम, डिस्प्लेसमेंट बाई टाइम मतलब वेलोसिटी होता है। बट यहाँ पे क्या सिंपल ही सिर्फ फाइनल पोजीशन है? नहीं, फाइनल पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट बी विथ रेस्पेक्ट टू ऑब्जेक्ट ए है। यहाँ पे क्या सिंपल इनिशियल पोजीशन है? नहीं, यहाँ पे इनिशियल पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट बी विथ रेस्पेक्ट टू ऑब्जेक्ट ए। मतलब यहाँ पे मैं क्या लिख सकता हूँ, यहाँ पे लिख सकता हूँ रिलेटिव x2 माइनस x1 मतलब फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन, मतलब तो डिस्प्लेसमेंट होता है। बट यहाँ पे क्या लिखना है मुझे, रिलेटिव डिस्प्लेसमेंट ऑफ ऑब्जेक्ट बी विथ रेस्पेक्ट टू ऑब्जेक्ट ए। इन सारे चीज को ऐसे कर दो, है ना। डिवाइडेड बाय क्या है, टाइम है। और उस साइड में इक्वल, इस साइड में क्या है, वी बी माइनस वी ए, वी बी माइनस वी ए। ये वाला चीज तुम नहीं लिखोगे ना तब भी चलेगा एग्जाम में, बट मैं बार बार ये सब चीज मेंशन कर रहा हूं ताकि तुम्हें बारीकी से समझ में आए कि क्या है, मीनिंग क्या है इसका। x2 माइनस x1 सिंपल, अगर एक ऑब्जेक्ट के लिए होता है x2 माइनस x1 तो हम डिस्प्लेसमेंट लिखते, बट यहाँ पे दो ऑब्जेक्ट की बात हो रहा है और ये वाला चीज जो रिप्रेजेंट कर रहा है वो फाइनल पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट बी विथ रेस्पेक्ट टू ऑब्जेक्ट ए। ये वाला चीज जो रिप्रेजेंट कर रहा है वो रिप्रेजेंट कर रहा है इनिशियल पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट बी विथ रेस्पेक्ट टू ऑब्जेक्ट ए। वैसे हमें पता था कि x2 माइनस x1 मतलब डिस्प्लेसमेंट होता है, बट यहाँ पे तो रिलेटिव हो रहा है क्योंकि दो ऑब्जेक्ट के बारे में बात हो रहा है, तो रिलेटिव डिस्प्लेसमेंट ऑफ ऑब्जेक्ट बी विथ रेस्पेक्ट टू ऑब्जेक्ट ए। तो ये वाला किसका डेफिनेशन है, यही तो रिलेटिव वेलोसिटी का डेफिनेशन है ना। तो नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, मैं रफ कर रहा हूँ, तुम तो पॉज करके लिख सकते हो, है ना। तुम पॉज करके लिख सकते हो, मैं रफ कर दे रहा हूँ। तो इसका ये इतना जो है ये क्या होगा, रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ बी विथ रेस्पेक्ट टू ए। तो मुझे वी बी ए का एक्सप्रेशन निकालना था, क्या निकला, वी बी माइनस वी ए। तो ये तुम्हारे पास अल्टीमेट एक्सप्रेशन है, याद रखना, ये तुम्हारे पास अल्टीमेट एक्सप्रेशन है, ठीक है। तो तुम्हें क्या निकालना है, तुम्हें निकालना है रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ ए विथ रेस्पेक्ट टू बी। वैसे तुम्हें पता चल गया ये, इसका आंसर क्या होगा, वी ए माइनस वी बी। और ये तुम्हारे पास होमवर्क हो गया, ठीक है। मुझे बताना तुम अगर कर पा रहे हो, कर पाओगे, क्योंकि बस उल्टा करना है, इक्वेशन 1 माइनस इक्वेशन 2 करना है, ऑटोमेटिकली आ जाएगा, ठीक है। तो अल्टीमेटली अब मुझे ये पता चल गया कि मेरे पास अगर रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ टू ऑब्जेक्ट्स है तो उसका जो इक्वेशन होता है ऐसा होगा। मान लो रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ 2 विथ रेस्पेक्ट टू 1 तो v2 माइनस v1, मतलब ये दोनों चीज़ मुझे गिवन होगा, ये दोनों चीज़ मुझे गिवन होगा, ठीक है, तभी तो मैं निकाल पाऊंगा। तो ये रिलेटिव वेलोसिटी का एक्सप्रेशन हो गया, एक मैंने करवा दिया, मैंने पॉसिबिलिटीज बताया था तुम्हें, दो ऑब्जेक्ट लोगे तो दो पॉसिबिलिटीज होंगे, तो एक मैंने करवा दिया, एक तुम्हारे पास होमवर्क है। वैसे पता चल रहा है कि कैसे करना है, सिंपल 1 माइनस 2 करना है, मैंने 2 माइनस 1 किया हुआ है, तुम्हें 1 माइनस 2 करना है ना। तो देखो तुम्हारे पास अल्टीमेटली ऐसा सिचुएशन था, x2 माइनस x1 डिवाइडेड बाई t इक्वल टू v2 माइनस v1, है ना। इसी को तुम कह रहे थे कि v21, मैंने a b नहीं लिखा, ठीक है, a b नहीं लिखा, तो v2 माइनस v1। अब अगर रिलेटिव वेलोसिटी का तुम्हें ग्राफ ड्रॉ करना है ना, डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ मतलब पोजीशन टाइम ग्राफ तुम्हें ड्रॉ करना है, पोजीशन टाइम ग्राफ, पोजीशन टाइम ग्राफ। तो देखो ये भी, इस चीज को तुम अगर डिस्प्लेसमेंट मान रहे हो तो ये काइंड ऑफ s हो गया, इस चीज को तुम वेलोसिटी मान रहे हो v a b या फिर v b a और इनटू t, तो s इक्वल टू v t टाइप ही ग्राफ होगा, है ना। s इक्वल टू v t टाइप, जो मतलब मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, कंफ्यूज मत होना, मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, मैं ग्राफ के लिए मुझे इक्वेशन चाहिए, अगर मुझे ग्राफ ड्रॉ करना है तो मुझे तो इक्वेशन चाहिए। तो इक्वेशन मैं तुम्हें समझा रहा हूँ कि इन दोनों को मैं सिंपली s लिख सकता हूँ, डिस्प्लेसमेंट है, इसको मैं बी ए लिख सकता हूँ, रिलेटिव वेलोसिटी है, और t यहाँ से इनटू हो जाएगा, तो s इक्वल टू वी टी टाइप मतलब y इक्वल टू एम एक्स टाइप ग्राफ हो सकता है, ठीक है। अगर y इक्वल टू एम एक्स टाइप ग्राफ होगा तो ओरिजिन से जाएगा, ठीक है। बट हमारे पास पोजीशन टाइम जो ग्राफ होगा, जो पोजीशन टाइम ग्राफ होगा वो स्ट्रेट लाइन तो होगा, इतना तो पता है। यहाँ पे लिख दे रहा हूँ मैं पोजीशन, यहाँ पे मेरे पास है टाइम, ठीक है। अब बात को समझो, मेरे पास कुछ इंफॉर्मेशंस है, जैसे कि मैंने कहा था कि एट टी इक्वल टू 0 स्ट्रेट लाइन होगा, वो तो पता है, और पासिंग थ्रू द ओरिजिन हो रहा है, जैसे कि मैंने इक्वेशन दिखाया उससे ये पता चल रहा है कि पासिंग थ्रू द ओरिजिन हो रहा है। बट एक्चुअली पासिंग थ्रू द ओरिजिन होगा कि नहीं होगा यहाँ पे समझते हैं। मैंने एग्जाम्पशन ऐसा था मेरा, एट x इक्वल टू 0 जो ऑब्जेक्ट a था ना, उसका इनिशियल पोजिशन x01 है, तो मान लो यहाँ पे t इक्वल टू 0 है, तो पहले से ही ये यहाँ पे कहीं पे था, है ना।
और ऑब्जेक्ट बी जो है वो x02 पे था, तो ऑब्जेक्ट यहाँ पे कहीं पे था, मान लो x02 पे था। ठीक है, अब हमारे पास इक्वेशन है भी बी ए इक्वल टू भी बी माइनस भी ए, ये इक्वेशन है। ठीक है, तो ये जो ग्राफ होगा ना केसेस के हिसाब से होगा, बहुत सारे केसेस हो सकता है। जैसे कि यहाँ पे मैंने क्या लिखा, यहाँ पे मैंने ऐसे लिखा, ये यहाँ पे मैंने कहा कि x02 इज ग्रेटर देन x01, है ना। देखो x02 को ऊपर लिखा मैंने। अब तुम कहोगे सर ऐसे भी तो हो सकता है, ये यहाँ पे 1 हो सकता है, यहाँ पे 2 हो सकता है, पॉसिबिलिटीज तो बहुत ज़्यादा हो सकता है ना। तो मुझे तो किसी ना किसी एक को तो करना ही है, पॉसिबिलिटीज तो होंगे ही, बट करना तो है ना एक एक करके, तो मैं कर रहा हूँ, फिर तुम जब समझ जाओगे बाकी तुम्हें खुद से करना है। ठीक है, तो चलो मैं ऐसे मान के चलता हूँ कि x02 पहले बहुत आगे चला गया था इनिशियल स्टेज पे ही, है ना, जैसे कि मैंने डायग्राम स्टेशन का भी दिखाया था यहाँ पे, है ना। और x01 इससे पीछे है, कब, जब t इक्वल टू 0 है, ये ओरिजिन है। ठीक है, अब देखो इस कंडीशन में ऐसा हो सकता है कि वेलोसिटी ऑफ b इज एग्जैक्टली इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ a, वेलोसिटी ऑफ v इज एग्जैक्टली इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ a। ठीक है, बात को समझो, वेलोसिटी ऑफ b इज एग्जैक्टली इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ a, व्हाट डज इट मीन। तो फिर तुम्हारे पास va का वैल्यू कितना होगा, vb माइनस इसके जगह पे मैं vb लिख सकता हूं, तो 0 होगा। ठीक है, ठीक है, ये वाला चीज समझ में आया। अब बात को समझो कि तुम्हारे पास एक सिचुएशन ऐसा था, कहाँ पे करूं, इसको रब कर दूं, चलो ऐसे लिखो, केस 1 भी ए इक्वल टू भी बी, तो भी बी ए जो होगा वो 0 हो जाएगा, अभी दिखाया मैंने यहाँ पे। ठीक है, ये वाला केस में कर रहा हूँ। इस केस का मीनिंग क्या है समझो, मान लो मेरे पास ये एक ट्रेन है, ट्रेन बी, और यहाँ पे है ट्रेन ए। ठीक है, अब तुम कह रहे हो कि ये यहाँ पे x01 पोजीशन पे था और ये उससे थोड़ा सा आगे था x02 पोजीशन पे। यहाँ पे समझोगे तो ग्राफ कर पाओगे, नहीं तो कुछ भी कर नहीं पाओगे। समझो, तुमने कहा कि भी बी जो है ना, इसने जो वेलोसिटी लेके चला वो मान लो v1 है, तो a जो इस पॉइंट से वेलोसिटी लेके चला वो भी v1 है। ठीक है, अब तुम बात को समझो, तुम यहाँ पे हो, मैं यहाँ पे हूँ, तुम यहाँ से 20 मीटर पर सेकेंड स्पीड से दौड़ रहे हो, मुझे तुम्हें पकड़ना है, मैं तुमसे इतना दूर डिस्टेंस पे हूँ। बट अब बात सुनो, तुम 20 मीटर पर सेकेंड से दौड़ रहे हो आगे, और मैं भी यहाँ से 20 मीटर पर सेकेंड से ही दौड़ रहा हूँ, तो तुम्हारा और मेरा वेलोसिटी तो सेम है, तो मैं तो इतना डिस्टेंस हमेशा हम दोनों के बीच में रह जाएगा, मैं तो तुम्हें कभी पकड़ नहीं पाऊंगा, है ना। अगर मैं 22 मीटर पर सेकेंड से दौड़ता हूँ तो शायद तुम्हें कहीं पे जाके पकड़ लूँ, बट तुम भी 20 मीटर पर सेकेंड और मैं भी 20 मीटर पर सेकेंड, तुम यहाँ से चल रहे हो 20 मीटर पर सेकेंड, मैं इस तुम्हारे पीछे से चल रहा हूँ 20 मीटर पर सेकेंड, तो मैं तो तुम्हें पकड़ ही नहीं पाऊंगा। समझ रहे हो ना, हमारे बीच में एक डिस्टेंस रह जाएगा। तो ये यहाँ से लेके जो इसका ग्राफ होगा, अगर ऐसे जा रहा है तो ये भी यहाँ से लेके पैरेलल ही जाएगा। समझ रहे हो, पैरेलल ही जाएगा, मतलब ये डिस्टेंस इसमें रह जाएगा कांस्टेंट। ठीक है, तो इस वाले केस में क्या कहा मैंने, इस वाले केस में कहा कि मैंने मान लिया कि x01 जो है वो पीछे है इनिशियली एट t इक्वल टू 0, और x02 जो है वो इससे थोड़ा आगे है, कब, एट t इक्वल टू 0। फिर क्या है, फिर मैंने कहा एक केस ले रहा हूं जिसमें va इक्वल टू vv है, तो रिलेटिव वेलोसिटी तो 0 है। अब ग्राफ कैसे बनेगा, ग्राफ तो हमने पहले पता कर लिया कि स्ट्रेट लाइन बनेगा, ओरिजिन से बनेगा, ओरिजिन से बनना चाहिए था, s इक्वल टू vt जैसे हो रहा था, बट हमारे पास कंडीशन ये था कि पहले से ये है इस पॉइंट पे और इस पॉइंट पे है, तो ओरिजिन से नहीं बनेगा, ऊपर से बनेगा। तो कंडीशन क्या है, va इक्वल टू vv, va इक्वल टू vv मतलब दोनों एक साथ चल रहा है ना, तो एक डिस्टेंस तो रहेगा, ये पकड़ नहीं पाएगा। अगर तुम कहते हो कि सर अब ऐसा है मेरे पास केस, vb इज ग्रेटर देन va, हाँ vb इज ग्रेटर देन va, तब क्या होगा, ये मान लो केस 2 है मेरे पास, ये केस 1 का ग्राफ तुमने ड्रॉ कर लिया होगा। अब इसी में ड्रॉ करूंगा, देखो मैं तो रब कर सकता हूं, तुम तो रब नहीं कर सकते, ये क्या होगा इसमें, तो मैं रब कर रहा हूं। मुझे ये बताया गया कि vb इज ग्रेटर देन va, तो ये यहाँ से इसने स्टार्ट किया x02 से x02 पोजीशन से इसका वेलोसिटी vv है, और ये x01 पोजीशन से इसका वेलोसिटी va है, बट कंडीशन है कि ये बहुत स्पीड में जा रहा है, ये बहुत
धीरे जा रहा है। तो बहुत, तुम यहाँ पे हो, मैं यहाँ पे हूँ, तुम 50 मीटर पर सेकेंड से जा रहे हो, मैं 20 मीटर पर सेकेंड से जा रहा हूँ, तो मैं तुम्हें कभी भी पकड़ नहीं पाऊंगा, तुम बहुत दूर भाग जाओगे। तुम ये स्पीड मेंटेन करके जा रहे हो आगे, मैं ये स्पीड मेंटेन करके जा रहा हूँ, है ना, यही तो कंडीशन है, वी इज ग्रेटर देन वी है ना। चलो, तो फिर ऐसा है तुम्हारा ग्राफ कैसा होगा, तुम विथ रेस्पेक्ट टू टाइम बहुत ज़्यादा डिस्टेंस कवर करोगे। इस टाइम पे तुम कहीं पे यहाँ पे थे, इस टाइम पे तुम कहीं पे यहाँ पे थे, इस टाइम पे तुम कहीं पे यहाँ पे थे, तुम बहुत ज़्यादा डिस्टेंस कवर करोगे। और मैं इस टाइम पे मैं कहीं पे यहाँ पे हूँ, इस टाइम पे मैं कहीं पे यहाँ पे हूँ, इस टाइम पे मैं कहीं पे यहाँ पे हूँ, तो मेरा ग्राफ ऐसे होगा, समझ रहे हो ना। तो ये वाला ग्राफ ऐसे होगा, ठीक है। ये सेकंड वाला केस है। मान लो केस 3 उल्टा है कि VB इज लेस देन VA, VB इज लेस देन VA। अब बात को समझो, अब तुम यहाँ पे हो, मैं यहाँ पे हूँ, ठीक है। तुम जा रहे हो 10 मीटर पर सेकेंड से और मैं जा रहा हूँ 30 मीटर पर सेकेंड। हम दोनों के बीच में एक डिस्टेंस है, इतना डिस्टेंस है, हम दोनों के बीच में इतना डिस्टेंस है, बट मैं देखो 30 मीटर पर सेकेंड से जा रहा हूँ, तो मैं तो तुम्हें क्रॉस करके चला जाऊंगा आगे, तुम स्लो जाओगे, है ना। तो यहीं पे मैं फिर से केस 3 का ड्रॉ कर रहा हूँ रब करके, तुम्हें खुद से ड्रॉ करना है। तो केस 3 का क्या हाल है, ये जो है तुम हो, तुम धीरे धीरे जा रहे हो और मैं बहुत फास्ट जा रहा हूँ, तो तुम्हें क्रॉस करके मैं चला जाऊंगा, ठीक है, क्लियर है। एक क्या हुआ, एक है कि हम दोनों के बीच में सेम डिस्टेंस मेंटेन हो रहा है, हम एक ही वेलोसिटी लेके चल रहे हैं, कभी भी एक दूसरे को पकड़ नहीं पाएंगे। एक है कि तुम बहुत स्पीड में जा रहे हो, मैं धीरे धीरे जा रहा हूँ, तो मैं तो तुम्हें पकड़ नहीं पाऊंगा। एक है कि मैं बहुत स्पीड में जा रहा हूँ, तुम अब धीरे धीरे जा रहे हो, तो तुम्हें मैं क्रॉस करके चला जाऊंगा, ठीक है, क्लियर है। तो अगर तुम्हें ये ग्राफ्स तीनों क्लियर है, ठीक है, तो तुम्हें क्या करना है समझो। तुम्हें ये करना है कि x01 इज ग्रेटर देन x02, ठीक है, ये वाला केस करना है। x01 इज ग्रेटर देन x02 मतलब ये यहाँ पे होगा, ये नीचे होगा, ठीक है, और VA इक्वल टू माइनस VB, ठीक है। ये वाला ग्राफ तुम्हें ड्रॉ करना है, अगर नहीं कर पा रहे हो तो मुझे बताना, ठीक है। ये वाला ग्राफ ड्रॉ करना है तुम्हें, तो ये तुम्हारा होमवर्क है। देखो, ये हो गया तुम्हारे पास रिलेटिव वेलोसिटी का एक्सप्लेनेशन और उसका रिलेटेड जो ग्राफ्स का पॉसिबिलिटीज है, और भी पॉसिबिलिटीज हो सकता है, तुम ये करो। एक न्यूमेरिकल भी हम करेंगे अभी, तो समझ में आएगा कि कैसे करना है, ठीक है। तो जो पॉसिबिलिटीज, 3 पॉसिबिलिटीज मैंने बताया हुआ है, एक तुम्हें होमवर्क दिया, तो तुम करो, तुम वैसे समझ जाओगे, ठीक है। ग्राफ तो देखो कंडीशन के ऊपर है, ग्राफ तो तुम्हें आना चाहिए कि ग्राफ कैसा होगा, स्ट्रेट लाइन होगा कि नहीं होगा, स्ट्रेट लाइन होगा। फिर कंडीशन के ऊपर डिपेंड करके, मतलब तुम उस पॉसिबिलिटीज, जो भी पॉसिबिलिटी तुम्हें होगा गिवन एग्जाम में, तो उसके हिसाब से अगर कंडीशन तुम्हें मतलब पता है कि ग्राफ कैसे ड्रॉ करना है, कंडीशन क्या है, तो तुम कर दोगे, है ना। इसको करना, तब क्लियर हो जाएगा। वैसे मेरे पास इक्वेशन क्या है, VBA अगर होता है तो VB माइनस VA, ये रिलेटिव वेलोसिटी का स्टैंडर्ड इक्वेशन होता है, ठीक है। अब देखो हम कहाँ पे, हम तो है मोशन इन ए स्ट्रेट लाइन चैप्टर पे, जो कि चैप्टर 3 है, और जो कि पहला वीडियो अगर तुम मेरे देखे हो, तो मैंने कहा था कि यहाँ पे अकॉर्डिंग टू एक्सिस बात करेंगे ना, तो या तो तुम्हारे पास एक्स एक्सिस होगा या फिर तुम्हारे पास वाई एक्सिस होगा, ठीक है, बात को समझो। या तो तुम्हारे पास एक्स एक्सिस होगा, बार बार मैंने यही कहा था उसमें, और सारा प्रॉब्लम मेरे पास एक ही एक्सिस रिलेटेड था, आइदर दिस और दैट, है ना। अब हमारे पास जो रिलेटिव वेलोसिटी है वो भी एक ही एक्सिस में कन्फाइंड होना चाहिए। क्यों? क्योंकि हम तो मोशन इन ए स्ट्रेट लाइन में है, 1 डायमेंशनल केस है यहाँ पे, तो एक ही एक्सिस होगा। तो पहले अगर कुछ जो भी प्रॉब्लम होगा, उससे पहले हम थोड़ा सा डायरेक्शन के बारे में देख लेते हैं, ठीक है। तो डायरेक्शन हम ऐसे समझेंगे कि हमारे पास अगर ये एक्सिस है ना, तो डायरेक्शन के हिसाब से देखो, ये वेस्ट है, ये ईस्ट है, ये नॉर्थ है, ये साउथ है, ठीक है। तो मान लो तुम्हारे पास क्वेश्चन ऐसा है कि कोई ट्रेन है जो कि साउथ से लेके नॉर्थ पे जा रहा है, एक ट्रेन है जो कि साउथ से लेके नॉर्थ पे जा रहा है, और उसका वेलोसिटी गिवन है, तो वो वाला जो भी वेलोसिटी होगा, वो वाला वेलोसिटी पॉजिटिव होगा। अब कहोगे क्यों? क्योंकि ये y एक्सिस होता है, तो ये y है, ये 0 है, ये y डैश है, तो देखो ये पॉजिटिव डायरेक्शन में जा रहा है y का। तो कन्वेंशनली हम ऐसे प्रॉब्लम करेंगे, ठीक है, अपने मर्जी से
पॉजिटिव और नेगेटिव नहीं लिखेंगे, एक स्टैंडर्ड हम ऐसे कर लेंगे कि ये एक्सिस सिर्फ वाई एक्सिस में बात चल रहा है ना, मोशन इन स्ट्रेट लाइन में हो, एक ही एक्सिस में होगा। मैं यहाँ पे दोनों एक्सिस का बात कर रहा हूँ, बट तुम्हें तो न्यूमेरिकल किसी एक एक्सिस में होगा। अगर मुझे कह रहा है कि नॉर्थ से साउथ जा रहा है तो वो वेलोसिटी का साइन नेगेटिव देना होगा, ठीक है। अगर प्रॉब्लम वाई एक्सिस का नहीं है, अगर प्रॉब्लम एक्स एक्सिस का है, तो तुम्हें ऐसे बता सकता है कि ये एक्स है, ये ओ है, ये एक्स है। तुम्हें कह रहा है कि वेस्ट से ईस्ट में जा रहा है, तो कहो वेलोसिटी क्या होगा, पॉजिटिव होगा, है ना। नेगेटिव से पॉजिटिव डायरेक्शन में जा रहा है, और इस डायरेक्शन में जा रहा है तो एक ट्रेन है जो कि ईस्ट से लेके वेस्ट पे जा रहा है, तो इसका वेलोसिटी हम स्टैंडर्ड क्या पकड़ेंगे, नेगेटिव पकड़ेंगे। क्लियर है, ठीक है। चलो, तो इसका मतलब अगर हमारे पास कोई प्रॉब्लम ऐसा है, मान लो हमारे पास एक प्रॉब्लम है, ये नॉर्थ है, ये साउथ है, इस एक्सिस के बारे में बात हो रहा है, ठीक है। एक ट्रेन है जो कि ऐसे मूव कर रहा है 15 मीटर पर सेकेंड स्पीड लेके, ट्रेन ए, ठीक है। और दूसरा ट्रेन है जो कि इस डायरेक्शन में जा रहा है 5 मीटर पर सेकेंड लेके। तो क्वेश्चन क्या था, क्वेश्चन ये था कि ट्रेन ए इज मूविंग फ्रॉम साउथ टू नॉर्थ विद अ वेलोसिटी ऑफ 15 मीटर पर सेकेंड एंड ट्रेन बी इस यहाँ पे बी लिख देता हूँ, ट्रेन बी इज मूविंग विद अ वेलोसिटी ऑफ 5 मीटर पर सेकेंड फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ। तो इसके हिसाब से हमें अगर वी ए लिखना है तो क्या लिखेंगे, 15 मीटर पर सेकेंड, और वी बी लिखना है तो क्या लिखेंगे, -5 मीटर पर सेकेंड। अब अगर मुझे क्वेश्चन ये पूछता है कि व्हाट इज द वेलोसिटी ऑफ बी विथ रेस्पेक्ट टू ए, मतलब व्हाट इज द वेलोसिटी ऑफ बी विथ रेस्पेक्ट टू ए, तो इसका आंसर क्या होगा, वी बी माइनस वी ए। अब देखो आंसर क्या हो रहा है, वी बी मतलब है 5 -5, वी बी का वैल्यू ही है -5, ये है फॉर्मूला का माइनस, तो ये फॉर्मूला का माइनस, ये है 15 तो -20 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। अगर मेरे से ये पूछता है वी ए बी कितना होगा, तो तुम कहोगे सर वी ए माइनस वी बी होता है, ठीक। इसमें देखो कितना है, ये है 15, ये फॉर्मूला का माइनस, और वी बी इटसेल्फ माइनस, ये -5, तो इसका आंसर 20 होता है। बट ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है, ठीक है। इन चीज़ों को तुम्हें याद रखना है, ढंग से करना है प्रॉब्लम, ठीक है। बट और एक चीज़ मैं बताना चाहता हूँ, जैसे कि मैंने इस प्रॉब्लम में जो डिज़ाइन किया, इसको समझो बात को। जैसे कि हमारा स्टैंडर्ड जो इक्वेशन मैंने डिराइव किया, मैंने कहा था कि इस पॉइंट से लेके x01 से लेके ये v1 इस डायरेक्शन में जा रहा है, और x02 से लेके v2 लेके इस डायरेक्शन में जा रहा है। अब तुम देखो दोनों का वेलोसिटी तो एक ही डायरेक्शन में है ना, मतलब वेस्ट टू ईस्ट, ऐसा है, ऐसा। अगर उल्टा चलता, जैसे कि मैंने अभी तुम्हें होमवर्क दिया कि वी ए इक्वल टू माइनस वी बी, ठीक है। जैसे कि मैंने तुम्हें होमवर्क दिया वी ए इक्वल टू माइनस वी बी का ग्राफ ड्रॉ करो, इसी टाइप का प्रॉब्लम भी एक करवाया। देखो यहाँ पे दोनों ट्रेन को मैंने सेम डायरेक्शन पे नहीं चलवाया, ठीक है। पहले मैंने तुम्हें डायरेक्शन के बारे में समझा दिया कि कैसे कन्वेंशनली तुम्हें पॉजिटिव नेगेटिव लेना है, फिर मैंने एक प्रॉब्लम क्रिएट किया और तुम्हें यहाँ पे बताने की कोशिश की कि दोनों ट्रेन को मैंने सेम नहीं भेजा। तो दोनों ट्रेन को अगर तुमने सेम डायरेक्शन में नहीं भेजा होगा तो देखो वेलोसिटी जो होता है बढ़ जाता है। वैसे तो फॉर्मूला का माइनस होता है, फॉर्मूला का माइनस होने की वजह से बावजूद भी यहाँ पे वेलोसिटी का वैल्यू बढ़ रहा है। मतलब ये एकदम, मतलब इसमें ना फिजिक्स की ज़रूरत है नहीं, तुम कॉमन सेंस यूज़ करो। अगर यहाँ से एक ट्रेन जा रहा है, ये एक पटरी है, यहाँ से एक ट्रेन जा रहा है, और पैरेलल और एक पटरी है, इस डायरेक्शन में जा रहा है, तो इसका वेलोसिटी अगर 60 मीटर पर सेकेंड होता है, किलोमीटर लिखो, मीटर क्या लिख रहे हो, 60 किलोमीटर पर आवर हो रहा है, और इसका हो रहा है 60 किलोमीटर पर आवर, तो रिलेटिव वेलोसिटी क्या होता है, तुम सोचो इस बात को, फिजिक्स छोड़ दो, कि दोनों ट्रेन ऐसे जा रहे हैं तो बहुत जल्दी चला जाएगा। ऐसे जा रहा है ना, दोनों ट्रेन ऐसे जा रहे हैं, सेम वेलोसिटी लेके बहुत जल्दी चला जाएगा, मतलब बहुत ज़्यादा स्पीड। तुम अगर खिड़की से देखोगे ना तो बहुत ज़्यादा स्पीड लगेगा, बहुत ज़्यादा। बट वही ट्रेन अगर ऐसे जा रहा होगा तुम्हारे साथ साथ, तुम खिड़की से इस ट्रेन को देख रहे हो, मतलब ये ट्रेन मान लो 90 किलोमीटर पर आवर से जा रहा है और ये ट्रेन 60 किलोमीटर पर आवर से जा रहा है, तो ये ना तुम्हें ना तुम्हारे रेस्पेक्ट से इसका जो रिलेटिव वेलोसिटी तुम्हें दिखाई देगा वो कम दिखाई देगा। वैसे ये 90 किलोमीटर पर आवर से जा रहा है, मतलब इस डायरेक्शन में एक ट्रेन जा रहा है 90 किलोमीटर पर आवर से, बट इसी डायरेक्शन में तुम बैठे हो यहाँ पे, कहीं से तुम देख रहे हो इस ट्रेन को, तुम्हारा ट्रेन 60 किलोमीटर पर आवर से जा रहा है, बट तुम इसको यहाँ से देख रहे हो। देखो यहाँ पे फिजिक्स भूल जाओ, सिर्फ मतलब तुम ट्रेन में जर्नी कर रहे हो ये समझो, तो तुम्हें क्या लगेगा कि ये वाला ट्रेन बहुत स्लो जा रहा है। स्लो क्यों? क्योंकि तुम सेम डायरेक्शन में जा रहे हो ना, सेम डायरेक्शन में जाने से माइनस होता है। अगर ऑपोजिट डायरेक्शन में जाते हैं यहाँ पे एक माइनस अलग से लग जाता, प्लस हो जाता। समझ रहे हो? रिलेटिव वेलोसिटी का एक्सप्रेशन में ही माइनस है, बट डायरेक्शन जब तुम
कंसिडर कर लोगे तब ऑटोमेटिकली माइनस आके प्लस हो जाएगा। ऑपोजिट डायरेक्शन में जाओगे बहुत स्पीड लगेगा तुम्हें, बहुत फर्स्ट तुमने क्रॉस कर लिया इस ट्रेन को। सेम डायरेक्शन में जा रहे हो, अगर ये भी 60 है ये भी 60 है तो तुम्हें ऐसा लगेगा कि ये वाला ट्रेन मूव ही नहीं कर रहा। अगर एक सिचुएशन ऐसा होता है कि ये वाला ट्रेन और ये वाला ट्रेन दोनों का वेलोसिटी सेम है, इसका भी 60 है इसका भी 60 है और सेम जा रहे हो तुम, जैसे कि मैंने कहा था कि हम दोनों के बीच में एक कांस्टेंट डिस्टेंस रह जाएगा। अभी ग्राफ ड्रॉ किया था ना मैंने, ऐसे करके ग्राफ ड्रॉ किया था ना मैंने कहा था ना कि इन दोनों का डिस्टेंस जो कांस्टेंट रहता है। तो इस जगह पे अगर तुम्हारा दोनों का सेम है ना, मतलब दोनों का वेलोसिटी सेम है ना, यहाँ पे अगर खिड़की से तुम, यहाँ पे एक पर्सन है, यहाँ पे पर्सन 1 है और यहाँ पे तुम हो यू, तो तुम अगर इस पर्सन को देख रहे हो, ठीक है ना, ऐसे देख रहे हो, तो ये वाला पर्सन आगे भी नहीं जाएगा पीछे भी नहीं जाएगा। कब? जब दोनों का वेलोसिटी सेम होगा। मतलब तुम्हें लगेगा कि वो वाला पर्सन का ट्रेन जो है वो मूव ही नहीं कर रहा है। समझ रहे हो ना? चलो, तो अल्टीमेटली क्या है, मतलब अल्टीमेटली ये है कि एक्सप्रेशन है वी वी माइनस वी ए, और तुम्हें डायरेक्शन के बारे में पता होना चाहिए। डायरेक्शन के लिए मैंने तुम्हें दिखा दिया कि नॉर्थ ईस्ट वेस्ट साउथ जो भी है कैसे लिखना है, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस के बारे में, ठीक है। तो एक प्रॉब्लम भी तुम्हें क्रिएट करके दिखाया। अगर ऐसा होता, अगर मान लो ये ही वाला प्रॉब्लम है, ये वाला प्रॉब्लम क्या था कि एक ट्रेन है जो साउथ से लेके नॉर्थ में जा रहा है, 15 मीटर पर सेकंड ट्रेन है, और ये नॉर्थ से लेके साउथ में आ रहा है 5 मीटर पर सेकंड, ठीक है, वेलोसिटी। अब अगर तुमसे ये पूछे कि व्हाट इज द वेलोसिटी ऑफ ग्राउंड विथ रिस्पेक्ट टू ट्रेन है, व्हाट इज द वेलोसिटी ऑफ ग्राउंड विथ रिस्पेक्ट टू ट्रेन है, तो वेलोसिटी ऑफ, इसका एक्सप्रेशन क्या होगा, हमारे पास स्टैंडर्ड क्या है, वेलोसिटी ऑफ बी विथ रिस्पेक्ट टू ए, वी बी माइनस बी है, तो इसका होगा वी जी माइनस वी ए, बस, है ना। अब वेलोसिटी ऑफ ग्राउंड क्या है, वेलोसिटी ऑफ ग्राउंड मतलब ग्राउंड तो मूव नहीं कर रहा था, तो ग्राउंड का वेलोसिटी 0 है, माइनस वी ए कितना है 15 मीटर पर सेकंड, तो इसका आंसर क्या होगा -15 मीटर पर सेकंड, ठीक है। अब तुम कहोगे सर माइनस आ गया, क्यों पता है, तुम तो ऐसे जा रहे हो ना, ट्रेन ए तो पॉजिटिव डायरेक्शन में जा रहा है, बट ग्राउंड पीछे लग रहा है कि रिलेटिव है ना, रिलेटिवली लग रहा है कि पीछे ऐसे मूव कर रहा है, तो रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ ग्राउंड होता है, डायरेक्ट वेलोसिटी ऑफ ग्राउंड तो 0 होता है, तो इसलिए इसका आंसर भी माइनस आया। रिलेटिवली लग रहा है कि पीछे जा रहा है, वैसे ग्राउंड का वेलोसिटी 0 है। क्लियर है ना, ये दोनों टर्म क्लियर है ना। ये डायरेक्ट वेलोसिटी ऑफ ग्राउंड कितना है 0 है, बट वेलोसिटी ऑफ ग्राउंड विथ रिस्पेक्ट टू ए, लग रहा है कि ए ट्रेन आगे जा रहा है, पॉजिटिव डायरेक्शन में जा रहा है, बट ग्राउंड पीछे जा रहा है ना, इसलिए नेगेटिव आया। तो इतना जितना इंफॉर्मेशन मैंने अभी दिया है ना तुम्हें, इसलिए दिया कि तुम्हारे बुक में एक सॉल्व्ड एग्जाम्पल है, इस सॉल्व एग्जाम्पल को लिखो क्वेश्चन और खुद से करो, बुक से देख के मत करना, ठीक है। बुक से देख के तुम्हें करना नहीं है, तुम डायरेक्ट इसमें करो। 3 क्वेश्चन है यहाँ पे, थर्ड वाला क्वेश्चन मुझे लगता है कि तुम कर दोगे। थर्ड वाला क्वेश्चन ए बी सी करके है, ए कर पाओगे बी भी कर पाओगे, सी में जो है थोड़ा सा ट्रिकी है, बहुत मतलब ऐसा कुछ नहीं है, कर पाओगे। एक मंकी भी है उसमें, ट्रेन के ऊपर एक मंकी है जो कि दौड़ रहा है ना। क्वेश्चन अगर तुम बुक देख रहे हो तो तुम्हें पता चल गया कौन सा क्वेश्चन है, लास्ट में मिलेगा तुम्हें। रिलेटिव वेलोसिटी के लास्ट में एक क्वेश्चन है जिसमें ए बी सी करके 3 क्वेश्चन से, ए बी तुम आराम से कर लोगे। इसको थोड़ा सा ठीक तरीके से समझो, जो मैंने बताया वो समझो, तुम ये समझो कि इसका वैल्यू दिया हुआ है कि इसका वैल्यू दिया हुआ है, समझ के करना, तुम्हें आ जाएगा, ठीक है। नहीं आता है तो बताना, बट बुक से डायरेक्ट मत देखना, ठीक है। मतलब मेरे हिसाब से बुक से डायरेक्ट देख के मत करो। अगर तुम सोचते हो कि सर ठीक है मैंने पहले किया था हुआ नहीं, फिर मैंने देख लिया, फिर मुझे समझ में आ गया, तब ठीक है, दैट्स ओके, बट बताना मुझे, कमेंट बॉक्स में मुझे ज़रूर बताना, ठीक है। तो दिस इज ऑल अबाउट रिलेटिव वेलोसिटी। रिलेटिव वेलोसिटी का और भी प्रॉब्लम्स है, हम करेंगे, ठीक है। तो चलो आप एक ग्रेविटी का एक प्रॉब्लम कर लेते हैं, फ्री फॉल वाला। एक क्वेश्चन ऐसा है कि मान लो तुम्हारे पास बहुत सारा बॉल है, ठीक है, बहुत सारा बॉल है, 4 5 6 7 n नंबर ऑफ बॉल्स है। तुम ना बॉल को ऐसे मूव करवा रहे हो, ऊपर उठा रहे हो, बहुत सारा बॉल है। तो इस बॉल को, ये फर्स्ट बॉल है, मान लो ये फर्स्ट बॉल है, तो फर्स्ट बॉल को तुमने ऐसे थ्रो किया, तो थ्रो करते करते ये एक टाइम में हाईएस्ट पॉइंट पे पहुंच गया। तब फर्स्ट बॉल जब हाईएस्ट पॉइंट पे पहुंच गया ना, तब तुम जाके सेकंड बॉल जो है उसको तुमने फिर से थ्रो किया। तुम्हारे पास बहुत सारा बॉल है, ठीक है। तो कंडीशन समझो, क्या बताया मैंने, तुम्हारे पास बहुत सारा बॉल है,
तो तुमने क्या किया, तुमने एक के बाद एक तुम थ्रो कर रहे हो, ठीक है। तो थ्रो करने का कंडीशन क्या है, थ्रो करने का कंडीशन ये है कि फर्स्ट बॉल जब हाईएस्ट पॉइंट में पहुंच जाता है, जब फर्स्ट बॉल हाईएस्ट पॉइंट पे पहुंच जाता है तब तुम सेकंड बॉल थ्रो करते हो, ठीक है। तो मान लो कि यू आर throwing n number of balls in 1 second। मान लो कि you are throwing n number of balls in 1 second, ठीक है। पहला क्या बताया, पहले बताया कि तुम बहुत सारे बॉल थ्रो कर रहे हो। थ्रो करने की कंडीशन क्या है, जब पहला बॉल हाईएस्ट पॉइंट में जा रहा है तब तुम दूसरा बॉल थ्रो करते हो। हाईएस्ट पॉइंट में क्या होता है, फाइनल वेलोसिटी 0 होता है। इनिशियली तुम थ्रो कर रहे हो, मतलब इनिशियल एक वेलोसिटी है। तो लेट अस कंसीडर इनिशियल वेलोसिटी इक्वल टू यू, ठीक है। क्वेश्चन क्या पूछ रही, इसको समझो। क्वेश्चन पूछ रहा है कि इफ यू आर थ्रोइंग n नंबर ऑफ बॉल्स इन 1 सेकेंड, अगर तुम n नंबर ऑफ बॉल एक सेकेंड में एक सेकेंड इंटरवल तो पता है ना, 2 टिक टिक में 1 सेकेंड होगा, है टिक टिक ऐसे। तो इस जो मैंने दिखाया इसमें तुम 1 सेकेंड में तुम n नंबर ऑफ बॉल को थ्रो कर रहे हो। तब क्या कह रहा है कि ये जो मैक्सिमम हाइट होता है ना, वो मैक्सिमम जो हाइट होता है, मैक्सिमम जो HEIGHT हाइट होता है वो कितना है, तुम एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी अगर g है तो, ठीक है। मैक्सिमम हाइट कितना होगा अगर एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी क्या है, g है। मतलब ये डिस्टेंस ग्राउंड से लेके मैक्सिमम हाइट तक डिस्टेंस कितना है, ग्राउंड मतलब जहाँ से तुम थ्रो कर रहे हो, यहाँ से थ्रो कर रहे हो तो इस पॉइंट से लेके मैक्सिमम डिस्टेंस कितना है, ठीक है। समझ गए बात को, अगर नहीं समझे तो फिर से, तुम्हारे पास बहुत सारे बॉल्स है, तुम एक के बाद एक ऐसे ऊपर थ्रो कर रहे हो, है ना, थ्रो कर रहे हो, पकड़ रहे हो। बट थ्रो करने की कंडीशन क्या है, जब पहला बॉल एकदम हाईएस्ट पॉइंट में पहुंच जाता है तब तुम दूसरा बॉल थ्रो करते हो। अब तुम 1 सेकंड में कितना बॉल थ्रो करते हो, तो तुमने बताया कि मैं 1 सेकंड में n बॉल्स थ्रो करता हूँ। अब तुमसे पूछ रहा है कि ये जो बॉल जो है ना, इनिशियल पोजीशन से लेके फाइनल पोजीशन तक जो डिस्टेंस ये कवर कर रहा है, ये वाला हाइट जो है, लेट अस कंसीडर कि दिस हाइट भी h, तो ये वाला हाइट कितना है, ठीक है। तो किसी एक बॉल को लेकर डील करें, किसी एक बॉल को तुम इनिशियली u वेलोसिटी दे रहे हो, उस बॉल का एट हाईएस्ट पॉइंट वेलोसिटी ऑफ दैट बॉल इक्वल टू कितना होगा, 0 होगा, है ना। तुम्हारे पास और क्या इंफॉर्मेशन है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कितना है, g है। अब तुम्हें पता है मोशन कहाँ पे हो रहा है, अपवर्ड हो रहा है, ग्रेविटी नीचे है तो g माइनस होगा, ये मैंने सिखा दिया, ठीक है ना। मुझे क्या निकालना है, ये वाला हाइट निकालना है। तो मैं एक काम करता हूँ, यहाँ पे इक्वेशन लिखता हूँ, v इक्वल टू यू प्लस AT, ये स्टैंडर्ड इक्वेशन है मेरा। किसी एक बॉल के लिए लिखा मैंने, किसी एक बॉल को तुमने वेलोसिटी दिया u, किसी एक बॉल, कोई भी एक बॉल जब हाईएस्ट पॉइंट में पहुंच जाता है उसका वेलोसिटी हो जाता है g। तो किसी एक बॉल कितना टाइम में ऊपर पहुंचता है, तो यू आर थ्रोइंग n नंबर ऑफ बॉल्स इन 1 सेकेंड, तो n नंबर ऑफ बॉल्स इन 1 सेकेंड। n नंबर ऑफ बॉल अगर 1 सेकेंड में तुम थ्रो कर रहे हो ऊपर, तो एक अगर नंबर बॉल होगा, एक ही बॉल होगा, तो उसमें कितना टाइम लगेगा, 1/n सेकेंड। समझ रहे हो, तुम कह रहे हो कि n नंबर ऑफ बॉल्स यू आर थ्रोइंग इन 1 सेकेंड, तो हम तो एक बॉल को लेके प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहे हैं ना। किसी एक बॉल को तुमने वेलोसिटी दिया u, किसी एक बॉल, वही बॉल अगर हाईएस्ट पॉइंट में पहुंचता है तो उसका फाइनल वेलोसिटी होता है 0। उसी बॉल के लिए एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी g होगा, वो तो वैसे नेगेटिव होगा, स्टैंडर्ड इक्वेशन में हम पुट कर देंगे। उस बॉल का कितना टाइम लग रहा है, तो तुमने बताया कि n बॉल को लग रहा है 1 सेकेंड, तो एक बॉल को लग रहा है 1/n सेकेंड, है ना। तो यहाँ पे हम लिखेंगे 0 इक्वल टू u, ये प्लस नहीं होगा, ये माइनस होगा, ये g हो जाएगा और ये हो जाएगा 1/n, ठीक है। तो इस हिसाब से u कितना आ गया, देखो u जो है वो हमने एज्यूम किया हुआ है ना, u हमें पूछा भी नहीं वैसे, u हो गया g/n, क्लियर है। अब तुम्हें निकालना क्या है, तुम्हें ये हाइट निकालना है। तो तुम एक काम करो, तुम ये वाला इक्वेशन पुट कर दो, v² इक्वल टू u² प्लस ट्वाइस a, ये स्टैंडर्ड इक्वेशन है। किसी एक बॉल के लिए ये करो तो इसका वैल्यू तो 0 होगा, इसका वैल्यू निकाला हमने g/n, तो g²/n² होगा, है ना। g/n है, u² है, ये प्लस है, प्लस
हमारा जो भी बॉल है वो तो ऊपर जा रहा है, ग्रेविटी नीचे है, तो ये माइनस होगा, ये 2 ये g होगा, और ये हाइट हमने h पकड़ा हुआ है, h निकालना है मुझे। तो लिखो 2gh इक्वल टू कितना होता है, g स्क्वायर बाई एन स्क्वायर। तुम्हें क्या निकालना है, h निकालना है। हो गया आंसर। तो h इक्वल टू g यहाँ पे भी है, यहाँ पे g स्क्वायर है, एक g कट जाएगा तो g रहेगा, g यहाँ पे भी है, और 2 नीचे जाएगा तो 2n स्क्वायर। ये तुम्हारा आंसर है। ठीक है, देखो आंसर तो उसी फिजिकल क्वांटिटीज से निकलेगा जो गिवन है। गिवन हमारे पास एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी था, गिवन हमारे पास n था, है ना, और किसी पैरामीटर से नहीं निकला आंसर, जो गिवन था उसी से निकला। ठीक है, आई होप कि तुम समझ चुके हो। तो ऐसे एक एक टॉपिक एक एक लेक्चर में मैं ऐसे ऐसे करके न्यूमेरिकल करवाता रहूँगा। वैसे हमारे पास टॉपिक तो एक ही बचा हुआ है ना, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी और इक्वेशंस ऑफ मोशन जो है उसी से इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन से मतलब प्रूफ करना है मुझे। तो नेक्स्ट मैं वही करूँगा, डायरेक्ट उसमें ही जाऊँगा, इंस्टेंटेनियस में ही जाऊँगा, बट एंड में कुछ ऐसे प्रॉब्लम करता रहूँगा। ठीक है, एक दो करके प्रॉब्लम करवाता रहूँगा, जो भी पीछे प्रॉब्लम बाकी है ना उसको ऐसे ऐसे करके सॉल्व करते रहेंगे। कुछ होमवर्क भी दूंगा। तो आज के लिए जो होमवर्क था वो ग्राफ बताना करके, और जो मैंने एनसीईआरटी का सॉल्व एग्जाम्पल बताया ना उसको भी करना है तुम्हें। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू, बाय बाय।